हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम ब्लूप्रिंट्स के इस प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों को पता है कि यहाँ अध्याय से अधिकारी तक नाम वाली एक सीरीज चल रही है जो चैप्टर पढ़ाकर अधिकारी बनाने का लक्ष्य रखता है। संविधान का निर्माण हम लोग इसमें पढ़ रहे थे। दूसरा चैप्टर यानी इंडियन पॉलिटी के अंदर ये दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। जिन लोगों ने पीछे का वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो 10 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज 11वां प्रश्न यहाँ इस सेशन में स्टार्ट होने वाला है। प्रश्न है कि संविधान सभा के सामाजिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इनमें केवल हिंदू और मुस्लिम समुदाय के पुरुष शामिल थे। नहीं, बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसमें सभी समुदाय के लोग शामिल थे और पुरुष नहीं, महिलाएं भी शामिल थी। ठीक है, चलिए अगला है कि यद्यपि संविधान सभा चुनाव जो है वो वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके प्रतिनिधियों को जगह मिली और ये इनमें महिलाएं भी शामिल थे। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना इस सभा के 2 सक्रिय मुख्य सदस्य थे। नहीं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। महात्मा गांधी इसके सदस्य ही नहीं थे। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। ये भी गलत है। इनमें सभी समुदायों का जो है वो प्रतिनिधित्व का ख्याल रखा गया था। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें सभी जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी मतलब वर्गों के प्रतिनिधियों को जगह मिली थी। महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थी। इसमें जैसे अरुणा आसफ अली है, सरोजनी नायडू है, ये सब, सुचिता कृपलानी, इन्होंने मतलब इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग द्वारा इसका बहिष्कार करने के बाद बैठक में केवल 211 सदस्य ने हिस्सा लिया। इस सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए। देखिए प्रश्न में ही आपको 2 प्रश्न बता दिया गया है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। तो जो अस्थायी अध्यक्ष है, जिसको प्रोटेम स्पीकर का पद कहा जाता है, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मतलब चुना गया था। और ये परंपरा जो है वो मतलब फ्रांस से लिया गया था। ठीक है, फ्रांसीसी परंपरा थी ये। मतलब इसमें जो है वो वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ सदस्य जो होते हैं उनको यहाँ का मतलब अध्यक्ष चुना जाता है। और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष के पद के संबंध में कौन सी बात सही है। संविधान सभा का कोई उपाध्यक्ष नहीं चुना गया था। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। केवल डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। नहीं, बिल्कुल गलत है। और संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे, एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णामाचारी। बिल्कुल सही करेक्ट स्टेटमेंट है ये। और केवल जी.वी. मावलंकर को उपाध्यक्ष चुना गया था। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जी.वी. मावलंकर उपाध्यक्ष नहीं थे। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। कौन कौन? डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है, संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली है इसके तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने और मतलब 2 उपाध्यक्ष बने जो आपके सामने है नाम। चलिए अगला प्रश्न है 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। इस प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा किस तिथि को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। तो ये 13 दिसंबर 1946 को पेश तो किया गया था, लेकिन 22 जनवरी 1947 को इसे मतलब पारित कर दिया गया था ये प्रस्ताव संविधान सभा से। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यही हमारे आज के संविधान का जो उद्देशिका है, ठीक है, उद्देशिका है, उसके रूप में इसे देखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा की स्थिति में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है।
सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया था, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है ये, कि उन्होंने कई सारे देशों के संविधान का, मतलब 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, और उन्हें ये हक था कि वो किस तरह का संविधान हमारे देश के लिए बनाएंगे, उस पर पूर्णतः वो स्वतंत्र थे। संविधान सभा एक विधायी निकाय भी बन गई थी, जिसके पास देश के लिए आम कानून बनाने का काम भी आ गया था। बिल्कुल बिल्कुल वो विधायी निकाय थी और वो कानून भी बनाती थी। जब बैठक संविधान सभा के रूप में होते थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते थे, और जब बैठक बतौर विधायिका होती थी तो अध्यक्षता जीवी मौलंकर करते थे। बिल्कुल करेक्ट है ये ऑप्शन। तो उपर्युक्त सभी कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि मुस्लिम लीग के सदस्यों के विभाजन के बाद अलग हो जाने के कारण भारत की संविधान सभा के कुल सदस्य 389 सीटों की बजाय कितनी रह गई थी? ठीक है, कितनी रह गई थी? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग इस प्रश्न की कि माउंटबेटन योजना के तहत जब भारत का विभाजन दो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, भारत और पाकिस्तान के रूप में कर दिया गया, तब जो मुस्लिम लीग है उनके सदस्य जो है वो यहाँ से मतलब इसे मतलब जो संविधान सभा के सदस्य है वो इस पद को छोड़ दिए, और जो भारत के प्रांत थे, ठीक है, भारतीय प्रांत, जिन्हें उस समय औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था, वो 296 से घटकर 229 हो गए थे। ठीक है, टोटल ब्रिटिश प्रांत जो थे उस समय 296 थे, और ये घटकर हो गए 229। ठीक है, उसके बाद उस समय में जो टोटल रियासतें थी, उस समय जो राज्य रजवाड़े थे, वो 93 से घटकर 70 हो गई। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनमें से जो घटे वो पाकिस्तान में चले गए थे, और इस वजह से सदस्यों की जो संख्या है वो कमी हो गई, और 389 से घटकर ये सदस्य 299 पर सिमट गए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो सदस्यता है ये 31 दिसंबर 1947 को लागू हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण के अलावा संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, ऐसे प्रश्न जब भी आए तो उन्हें आप गौर से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि इसमें प्रश्न में ही प्रश्न छुपे होते हैं। ठीक है, कई सारे फैक्ट्स इसमें छुपे होते हैं। और अभी अभी जो बिहार दरोगा 1799 पदों के लिए जो भर्ती आई, जिसका रिजल्ट अभी आपने देखा, उसके मेंस परीक्षा में आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रश्न पूछने में आयोग जो है वो चमत्कारी बदलाव दिखाया है। ठीक है, जिससे मतलब कि बड़े बड़े नोट्स बांटने वाले कोचिंग और दरोगा फैक्ट्री कहने वाले को फैक्ट्रियों के तो पुर्जे और परखच्चे उड़ गए हुए हैं। ठीक है, तो आप अपने सिलेबस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता सत्यापन किया। बिल्कुल करेक्ट है ये। उसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। और इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को अपनाया। बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और एक बात यहाँ बताता चलूँ कि 24 जनवरी 1950 को ही कि हमारे जो प्रेसिडेंट है, यानी कि जो राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति मतलब उनका मतलब गठन किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं कि संविधान निर्माण जो है उसमें संविधान सभा को कुल कितना समय लगा और कुल कितनी बैठकें आयोजित की गई। ठीक है, तो इसमें कुल ये अगर आप, बहुत आसान सा प्रश्न है, याद होगा आपको कि 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि 11 बैठकें हुई कुल। ठीक है, कुल यहाँ और हम जोड़ना चाहेंगे इसमें कि कुल 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। ठीक है, और जो प्रारूप समिति थी वो 114 दिन तक, ठीक है, 114 दिनों तक इस पर विचार की कि किस तरह का संविधान हमारे भारत के लिए होना चाहिए। इसमें हर वर्गों के हितों का ख्याल रखा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि संविधान निर्माण में कुल कितना खर्च आया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद इसे किस रूप में कार्य करने का जिम्मा सौंपा गया था? तो
इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट। 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए मतलब हुए चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में इसे कार्य करने का जो जिम्मा है वो दिया गया। बिल्कुल सही है ये। इसे राज्यों नहीं, ये भी गलत और ये भी गलत। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि जब तक 51-52 में फाइनल चुनाव नहीं हो जाते हैं, जो हमारे देश की संसद है, संसद सदस्य चुनकर नहीं आ जाते हैं, तब तक संविधान सभा को ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य करने का जिम्मा सौंपा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। संविधान सभा की बड़ी समितियों और उनके अध्यक्षों का कौन सा मिलान गलत है? ठीक है, तो संघ समिति जो है, संघ शक्ति समिति, ये जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, ये भी बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, बहुत ही फेमस है ये, बिल्कुल सबको पता होता है। जबकि संचालन समिति के जो अध्यक्ष है वो जे.बी. कृपलानी नहीं थे, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। ये संघ संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए, जे.बी. कृपलानी जो थे वो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के लिए बनाई गई जो उप समिति थी उसके मतलब अध्यक्ष थे ये। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, इसका गठन कब हुआ था? ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? बहुत ही मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। इसे अगर याद है तो बनेगा, वरना कोई ट्रिक इसमें काम नहीं करेगा। तो ऐसे प्रश्न को आप बिल्कुल रट लिया कीजिए। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को जो हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका मतलब गठन किया गया था। कुछ चीज़ें होती है जिन्हें रटना ही पड़ता है, उसका कोई विकल्प नहीं होता है। होते हैं कुछ लोग मार्केट में जो ट्रिक देते हैं, हालांकि वो ट्रिक इतना भी बेकार नहीं होता है, कुछ चीज़ें उनसे याद हो जाती है। लेकिन चलिए अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मिलाकर कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र देने वाले बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे? यानी कि इनमें जो 7 सदस्य थे उसमें एक सदस्य बी.एल. मित्र भी थे। ठीक है, और बी.एल. मित्र जो है वो बीमार पड़ गए तो वो इस्तीफा दे दिए। अब इस जगह पर कौन आए? तो इनके जगह पर, बी.एल. मित्र के जगह पर जो एन माधव राय आए हैं वो आए थे। ठीक है, और डीपी खेतान जो है, डीपी खेतान की जब मृत्यु हो जाती है तो इनके जगह पर आते हैं टीटी कृष्णामाचारी। ठीक है, टीटी कृष्णामाचारी आते हैं। किनके जगह पर आते हैं? तो ये डीपी खेतान के जगह पे आते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। संविधान के प्रारूप पर विचार करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, यानी संविधान सभा द्वारा जो संविधान है उसे मतलब पारित घोषित कर दिया गया। तो ये किस तिथि को घोषित कर दिया गया? बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा इसे लैंग्वेज से घुमाने की कोशिश की गई है। हम लोगों को याद है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया था, और यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि इसी दिन पारित घोषित किया गया था। इसी दिन भारत सरकार ने संविधान दिवस मनाए जाने की शुरुआत की है। ठीक है, आप लोग बताइए कमेंट करके कि संविधान दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसमें कुल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, जो अब अनुसूचियां बढ़कर 12 हो गई है। अनुच्छेद मूल रूप से अभी भी 395 हैं, लेकिन इनमें कुछ प्रविष्टियां जोड़ दी गई है। जैसे कि बात हम एक उदाहरण के तौर पर समझे कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अनुच्छेद है, लेकिन इसमें एक 4 का ए जोड़ दिया गया, एक 5 का ए जोड़ दिया गया। तो अब 5 और ये 2 जो प्रविष्टियां जोड़ी गई कुल 7 हो गया, लेकिन मूल रूप से ये अभी भी 5 ही है। तो इस तरह से जो संविधान का अनुच्छेद है वो कुल अभी भी 395 है, उनमें कुल प्रविष्टियां जोड़ दी गई है, कुछ प्रविष्टियां जो संशोधन के थ्रू जोड़ी गई है, जो नए मतलब नियम शामिल किए गए हैं, इस वजह से उनमें वृद्धि देखने को मिली है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की शुरुआत
ठीक है, पूर्ण रूप से प्रभावी होने के लिए 26 जनवरी 1950 के दिन को ही क्यों चुना गया था? इस दिन ब्रिटिश क्राउन को भारत ने पूर्ण स्वायत्तता दी थी। बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट। अगला है, क्योंकि इस दिन 1930 में, हाँ ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए समझते हैं हम लोग। देखिए, जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 का लाहौर अधिवेशन चल रहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसके अध्यक्ष कौन थे आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो इस समय ये घोषणा किया गया था कि हम 26 जनवरी 1930 तक हम अब राष्ट्र को स्वतंत्र घोषित करा लेंगे। और इस दिन जो है हम लोग मतलब ये संकल्प लेते हैं कि पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, ठीक है। इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। चूंकि हमने स्वतंत्रता तो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन एक लक्ष्य रखा था, तो इस तिथि को यादगार बनाने के लिए, मेमोरेबल बनाने के लिए संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। फिर भी वेट किया हमने इस तारीख का कि इस तिथि को एक यादगार रूप में याद किया जाए, और 26 जनवरी 1950 को हम लोग इसी तिथि पर जो है वो संविधान को लागू किया। अगला है कि बी आर अम्बेडकर का जो जन्मदिन था वो 14 अप्रैल को आता है, ठीक है। इस दिन ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, विश्व युद्ध नहीं, ये बिल्कुल गलत है। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपके विश्वास और साथ के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े, प्रत्येक सोमवार बिहार करंट अफेयर्स के लिए हमसे जुड़िए, नए अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें, और हम सटीक और विश्वसनीय जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। बिहार से संबंधित जो समसामयिक मुद्दे होते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, खेल और पुरस्कार जैसे समसामयिक मुद्दे, उस पर हम चर्चा करते हैं सोमवार को। आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। लगातार सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सहपाठियों के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है, आपके भी ज्ञान में वृद्धि हो। आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। और अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स ऑन है, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।